नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 21 दिसंबर 2021 शिफ्ट के पेपर के संस्कृत पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा अपर प्राइमरी में कुल 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये सेकंड शिफ्ट के संस्कृत पेपर को आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ प्राइमरी स्तर के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 121 से 128 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि यह है कि अगर आप प्रश्नों को देखने के बाद पैराग्राफ पढ़ेंगे तो तुरंत आपको उसका उत्तर क्लिक करेगा। साथ ही 2 से 3 ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको समय नहीं मिलता है ऑनलाइन परीक्षा में पैराग्राफ पढ़ने का, तो आप कम से कम वो 2 से 3 ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। यहां पर अगर मैं पूरे पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करने लगूं तो बेवजह आपका फालतू में समय जाएगा। इस वजह से डायरेक्टली हम लोग इसका थीम देखेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। इसका थीम यह है कि इसमें भारतवर्ष में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके बारे में एक प्रमुख समस्या बताई गई है कि भ्रष्टाचार भारतवर्ष के लिए एक प्रमुख समस्या है। यह बताया गया है कि इसका जो बीजावापन था, यानी कि जो इसका उत्पत्ति का काल था, वो अंग्रेजों के समय से ही शुरू हो गया था। लेकिन इस समय भारत में ये समस्या और ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगी। पहले ये मान्यता थी कि जब अंग्रेज चले जाएंगे तो भ्रष्टाचार हमारे देश से समाप्त हो जाएगा, परंतु ये समय दर समय और ज़्यादा बढ़ता चला गया। यहाँ पर ये भी बातें कही गई हैं कि उच्च शिक्षा में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ पढ़ाए जाते हैं। बावजूद इसके जो लोग शिक्षित होते हैं, जो जितना उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, वो उतने ही नए नए तरीके से भ्रष्टाचार के रास्ते खोज लेते हैं। तो यही सभी समस्याओं के बारे में इसमें अवगत कराया गया है। चलिए अब इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, भारतवर्षे भ्रष्टाचारस्य बीजवपनम केन कृतम, यानी कि भारतवर्ष में भ्रष्टाचार का बीजवपन जो था, यानी कि कब से प्रारंभ हुआ, ये हमसे पूछा जा रहा है। यहां पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं। वस्तुतः भ्रष्टाचारस्य बीजवपनम तू आंग्ल प्रशासन अंतर्गत मेवासित, यानी कि आंग्ल प्रशासन की बात की गई, यानी कि जब अंग्रेजों का प्रशासन था तब से ही भारत में भ्रष्टाचार समस्या पनप रही थी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में आंग्ल प्रशासनेन की बात की गई है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भ्रष्टाचारः प्रबलतया कुत्र विद्यते, यानी कि प्रबल रूप से भ्रष्टाचार कहां पर विद्यमान है, कहां पर यह भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा होता है, इस सेंस में हमसे पूछा जा रहा है। यहां पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं, सर्वासु संस्थासु भ्रष्टाचार से प्राबल्यम वर्तते, यानी कि सभी संस्थानों में भ्रष्टाचार प्रबल रूप से एक तरीके से है। सभी संस्थानों में यह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इस सेंस में आया हुआ है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 देखिए, सर्वासु संस्थासु। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भ्रष्टाचारः शब्दे कः समासः विद्यते, यानी भ्रष्टाचार शब्द में कौन सा समास है? तो भ्रष्टाचार का जब आप समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट धन आचरण। तो देखिए, पहला जो शब्द है भ्रष्ट, वो दूसरे शब्द आचरण का विशेषता बता रहा है कि आचरण कैसा है, वो भ्रष्ट है। यानी कि जब पहला पद विशेषता बताता है दूसरे पद की, तो यहां पर कर्मधारय समास हो जाता है। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्कोच शब्द से को अर्थस, यानी कि उत्कोच शब्द का अर्थ क्या है? यहां पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं, उत्कोचम विना तु कस्यापि नियमित अपि कार्यम ना भवति, यानी कि उत्कोच यानी बिना पैसे के, बिना अवैध रूप से धन के कोई भी काम नियमित रूप से नहीं होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, चौथे विकल्प में बात की गई है, गुप्त रूपेण अवैध धन प्राप्ति ही, यानी गुप्त रूप से अवैध रूप से जो पैसे लिए जाते हैं भ्रष्टाचार के मामले में, वही बात किया गया है। उत्कोच का मतलब यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखितेषु क्रिया रूपेषु कर्मवाच्यस्य रूपम किम अस्ति, यानी कि निम्नलिखित में से क्रिया के रूप में किसमें कर्मवाच्य दिया गया है, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 में मन्यते की बात की गई, यानी ये माना जाता है। ठीक है, तो ये कर्मवाच्य में ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रशासन इत्यस्य निर्मितः केन प्रत्ययन भवति, यानी कि प्रशासन में कौन सा, प्रशासन शब्द के निर्माण में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है? तो इसमें ल्यूट प्रत्यय प्रयोग किया गया है। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, संति कस्य धातोः रूपमस्ति, यानी कि संति जो है वो किस धातु का रूप है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये अस धातु का रूप है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है।
अगला प्रश्न पूछा गया था प्रभाव शब्दस्य निर्मिति केन प्रत्ययन भवति, यानी कि शब्द प्रभाव जो शब्द है उसके निर्माण में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है, तो इसमें घय प्रत्यय प्रयोग किया गया है। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 129 से 135 तक एक अन्य पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। इसके भी थीम को जल्दी से समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक समय में एक निर्धन कृषक रहता था एक गांव में। वह अपने छोटे से भूमि पर, छोटे से अपने भूखंड पर खेती करता था, परंतु उसके प्रतिवेशी, उसके पड़ोस में ही एक बहुत बड़े भूखंड का स्वामी रहता था। और ये जो बड़े भूखंड का स्वामी था वो एक तरीके से बहुत धनवान था। क्यों धनवान था? क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और इस कारण वह कृषि नहीं करता था, वह श्रमिकों से अपने भूखंड पर कृषि करवाता था। इस अमीर होने की वजह से वह बहुत ज़्यादा घमंडी था, अहंकार उसमें था और जो वो लगातार प्रयास करता था कि जो निर्धन गरीब जिसके पास कम भूखंड था, खेती युक्त कम जमीन थी, कृषक था, उसका वो लगातार अपमान करता था। ठीक है, और इसके इस व्यवहार से जो निर्धन कृषक था वो हमेशा दुखी रहता था। एक बार क्या हुआ कि स्व क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में वो निर्धन जो गरीब था वो एक तरीके से भ्रमण कर रहा था। ठीक है, और एक व्यक्ति उसके स्व क्षेत्र में मूर्छित अवस्था में गिरा हुआ, यानी बेहोश अवस्था में उसने देखा। उसके बाद एक कृषक जो था वो उस बेहोश व्यक्ति पर जल छिड़क करके उसको चेतन में लाया और साथ ही साथ कृषक के इस प्रयास ने उस मूर्छित व्यक्ति को लाभ प्रदान किया। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया। इस पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था स्वल्प भूखंडस्य स्वामी कः आसीत्, यानी कि जो छोटा भूखंड था उसका स्वामी कौन था। इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। एकस्मिन् ग्रामे एक निर्धनः कृषकः वसति स्म स स्वल्प भूखंडस्य स्वाम्यासित, यानी कि एक गांव में एक निर्धन किसान रहता था जो कि अपने छोटे से भूखंड का स्वामी था। तो छोटे भूखंड का स्वामी कौन था? कृषक था। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 निर्धन कृषकः, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कृषकः कस्य व्यवहारेण दुखी अभवत्, यानी कि कृषक जो था, जो किसान था, वो किसके व्यवहार से दुखी हो गया। यहां पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं प्रतिवेशिनः, यानी कि जो उसके पड़ोस में जो अमीर व्यक्ति रहता था, बड़े भूखंड का जो स्वामी था, उसके व्यवहार के कारण जो निर्धन कृषक था वो दुखी रहता था। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रतिवेशिनः। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 प्रतिवेशिनः, इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रतिवेशी मनसि इत्यत्र कः समासः विद्यते, यानी कि इस शब्द में कौन सा समास है, ये हमसे पूछा जा रहा है। प्रतिवेशी मनसि, इसका मतलब हो जाएगा पड़ोस का एक व्यक्ति, पड़ोस का व्यक्ति की सेंस में कहा गया। तो यहां पर देखिए का कारक चिन्ह आ रहा है और इसका लोप हो रहा है। तो का कारक चिन्ह किस में आता है? संबंध कारक में, जिसका विभक्ति जो होता है वो षष्ठी होता है, यानी कि का की के संबंध कारक षष्ठी विभक्ति में आता है। तो इसमें कौन सा समास है? इसमें देखिए, इसमें षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि षष्ठी कारक चिन्ह यानी कि पड़ोस का व्यक्ति, तो का कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, यानी संबंध कारक और षष्ठी विभक्ति होगा, षष्ठी तत्पुरुष इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है धनाढ्यतायाः इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति वर्तते, यानी कि धनाढ्यतायाः शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें षष्ठी विभक्ति है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अकरोत इत्यस्मिन् पदे क लकारः विद्यते, तो अकरोत में लंग लकार है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है अनेन इत्यस्मिन् पदे किम प्रतिपादिकम, तो ये किस पद से प्रतिपादित हुआ है? तो अनेन जो है वो इदम शब्द से प्रतिपादित हुआ है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है क्षेत्रे स्वभ्रमत इत्यत्र क संधि विद्यते, तो इसमें यड़ संधि है। ठीक है, दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रायः एत मन्यते यत, यानी कि प्रायः यह माना जाता है कि, पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि प्रथमा भाषा शिक्ष्यते द्वितीय भाषा अधिग्रह्यते, यानी प्रथम भाषा जो होती है, जो मदर टंग होता है, वो बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और जो द्वितीय भाषा होती है वो बच्चे अधिग्रहण करते हैं। तो ये विकल्प निगेटिव है। जो मदर टंग है वो बच्चे अधिग्रहण करते हैं, उसका अर्जन करते हैं, और जो सेकेंड लैंग्वेज है उसको पढ़ाया जाता है औपचारिक तरीके से। ठीक है, तो ये विकल्प उल्टा कह रहा था, इस वजह से गलत हो गया। दूसरा देखिए प्रथमा भाषा स्वाभाविक रूपेण अधिगम्यते, यानी प्रथम भाषा जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में अधिगम किया जाता है, यानी सीखने की बात की जा रही है, और द्वितीय भाषा को एक्वायर किया जाता है। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। जो प्रथम भाषा है वो एक्वायर्ड होता है और जो सेकेंड लैंग्वेज है वो लर्न होता है। ठीक है, लर्निंग किया जाता है।
चौथा विकल्प देखिए, प्रथमा च द्वितीय उभय भाषा शिक्ष्यते, यानी कि पहली और दूसरी दोनों भाषा यानी दोनों भाषा को का अधिगम होता है। तो ये भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि जो मदर टंग होता है, जो फर्स्ट लैंग्वेज है, वो एक्वायर्ड होता है, अर्जन किया जाता है उसका, और दूसरी भाषा को सीखा जाता है यानी लर्न किया जाता है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, प्रथम भाषा अधिग्रहते, यानी मदर टंग की बात की जा रही है, प्रथम भाषा का अधिग्रहण किया जाता है, अर्जन किया जाता है। और आगे देखिए, द्वितीय भाषा च शिक्ष्यते, और द्वितीय भाषा जो होता है वो सीखा जाता है, लर्न किया जाता है अधिगम के माध्यम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, LAD इत्यस्य पूर्ण रूप मस्ती, यानी कि LAD का पूर्ण रूप क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण टर्म है, जिसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बोधगम्य निवेशा, जिसे अंग्रेजी में कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट कहते हैं, इत्यस्य संदर्भो अस्ति, यानी कि बोधगम्य निवेश का अर्थ क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो क्रैशन के द्वारा ये टर्म दिया गया था। उन्होंने बताया था कि बच्चे का जो मानसिक स्तर है, यानी मान लीजिए आई अभी उसका मानसिक स्तर है, तो उससे एक स्टेप ऊपर बच्चे को इनपुट दिया जाता है भाषा के संदर्भ में। चूंकि ये भाषा का प्रश्न पत्र है इसलिए भाषा में यूज कर रहा हूँ। भाषा के संदर्भ में जो बच्चे का मानसिक स्तर है उससे एक स्तर ऊपर बच्चे को बताया जाता है, ताकि बच्चा कुछ नया सीख पाए। क्योंकि बच्चा जितना जान रहा है उसे ऊपर बताएंगे तभी तो सीखेगा। जितना बच्चा जान रहा है अगर उसी के बराबर बताया जाए या फिर उससे कम बताया जाए तो बच्चा नया कहाँ कुछ सीख रहा है, क्योंकि उतना तो बच्चा जान ही रहा था। तो यानी कि बच्चे के मानसिक स्तर से जितना बच्चा जान रहा है, संज्ञानात्मक स्तर से एक स्तर ऊपर बताने को ही बोधगम्य निवेश कहते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, छात्राणाम भाषा स्तराद उच्च स्तरीय भाषाया स्वसंपर्क, यानी बच्चे का, छात्र का जो भाषा का स्तर है उससे उच्च स्तर का भाषा से उसका संपर्क कराना, ये बोधगम्य निवेश होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विभिन्न दर्शन ग्रहणस्य इलेक्ट्रिसिज्म संदर्भो अस्ति, यानी कि विभिन्न दर्शन के संदर्भ में ग्रहण करना, इसका अर्थ हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता है। जो बच्चा सुन नहीं सकता उसके लिए विजुअल क्लिप्स की आवश्यकता है, जो देख नहीं सकता उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता है, और जो बोल नहीं सकता उसके लिए साइन लैंग्वेज की आवश्यकता है। तो प्रत्येक बालकों की आवश्यकता के अनुसार एक विधि को, एक संप्रत्यय को अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्ट्रेटजी से संप्रेषित करना बच्चों के माध्यम से, और उसको ग्रहण करना, यही कहा जाता है विभिन्न दर्शन ग्रहस्य। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में इसकी बात की गई है, सर्वेषाम विधिनाम सक्षम प्रयोजनाम ग्रहणम। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कह उपागमः, यानी कि अप्रोच एतत् मन्यते भाषा मुख्य रूपेण अर्थ निर्माणस्य साधनम अस्ति, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रोच ये मानता है कि भाषा मुख्य रूप से अर्थ निर्माण का साधन है। देखिए, अर्थ निर्माण यानी कि कुछ ना कुछ बनाया जाएगा, यानी कि बच्चे सक्रिय होंगे यानी कि खुद करके देखेंगे, यानी कि टास्क बेस वाला जो विकल्प होगा वही हमारा उत्तर होगा। देखिए, दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, कृत्य आधारित यानी टास्क बेस्ड भाषा पाठनम, इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पठन प्रक्रियायाम निम्नलिखित प्रक्रियायाः किम नामः, यानी पठन की प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रक्रिया का क्या नाम है, पूछा गया है। देखिए, पढ़ने के दौरान निम्न प्रक्रिया का जो यहाँ पर दिया गया, इसका क्या नाम है, ये हमसे पूछा जा रहा है। दिया गया है, पाठकः निर्णयम कर्तुम, यानी पाठक निर्णय करता है, तदनु स्वमतिम, उसके बाद से खुद के अपने मत के अनुसार, दातुम मुख्य प्रकरणानि गृहणति, यानी कि उसके बाद से अपने खुद के मत के अनुसार उसका मुख्य जो प्रकरण है, यानी मुख्य जो थीम है, उसके बारे में बताना, ये क्या कहलाएगा, तो ये समराइजिंग होता है, यानी अपनी भाषा में उसको समराइज करने की बात की गई है। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा, संक्षेपीकरणम, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि कश्चिद अध्यापकः एतादृशान् जनान् यथा ग्राम पंचायत सदस्य अध्यक्षम सदस्यान् अध्यापकम गृहपत्नीम ग्राम चिकित्सा अधिकारम भाषा निवेशान गोष्ठ्यार्थम ददाति प्रयोगयम किम नामना कथ्यते, यानी कि ये कहा जा रहा है कि एक कोई शिक्षक है जो कि विभिन्न प्रकार के लोगों, जैसे कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के सदस्य, अध्यापक, गृह की स्वामिनी और ग्राम चिकित्सा अधिकारी और भाषा निवेश गोष्ठी में
इन सब का अर्थ बच्चों को बताते हैं प्रयोग के माध्यम से। तो ये क्या कहा जाएगा, तो ये देखिए प्रयोग के माध्यम से इन सब का रोल प्ले किया जा रहा है, यानी कि इन सब के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया था गोष्ठी में उन सब का प्रयोग के माध्यम से, यानी प्रयोग कैसे होगा, जब रोल प्ले होगा तभी तो होगा। इन सब के बारे में सभी एक एक कैरेक्टर बनेंगे और वो उन्हीं स्टेटमेंट को दोहरा रहे होंगे, यानी कि ये क्या होगा, रोल प्ले होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 भाग ग्रहणम रोल प्ले इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि काचित अध्यापिका विद्यालय से बाह्यतः, यानी कि कोई अध्यापिका विद्यालय के बाहर से सामान्यकम पथिकम अन्यति, सामान्य पथिक लाती है, 5 मिनट पर्यतम तम अवलोकयन्तुम, 5 मिनट अवलोकन करने के बाद से स्व छात्रान कथयति, वह अपने छात्रों से कहती है, तदा सा युग्मेषु चर्चा करित्वा, सभी बच्चे ग्रुप में चर्चा करें, पथिकस्य वर्णनम प्रस्तुतम कथ्यति, यानी कि पथिक के बारे में एक तरीके से वर्णन करने के संदर्भ में आपस में चर्चा करें। अत्र पथिका को अस्ति, यानी कि यहाँ पर ये पथिक क्या कहा जाएगा, इसका अर्थ क्या है। तो कोई भी चीज़ जो बच्चे को सिखाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है उसे हम लोग मटेरियल कहते हैं, ठीक है, टीचिंग एड मटेरियल के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, मटेरियल यानी कि सामग्री। विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पठनम अस्ति, यानी कि पठन क्या है, तो पढ़ने का मतलब होता है पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। तो ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है अर्थ ग्रहणम, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आंग्ल भाषा अस्ति, यानी कि आंग्ल भाषा क्या है, अंग्रेजी भाषा की बात बोली जा रही है। तो संविधान में इसे एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है, यानी कि भारतस्य सह राजभाषा। अगर हिंदी की बात की जाती तो ऑप्शन नंबर 1 राजभाषा हमारा सही होता, लेकिन अंग्रेजी जो है वो एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि सह राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया गया है, दिया गया है अंग्रेजी को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित प्रयोग है, यानी कि निम्नलिखित प्रयोगों में श्रवणोद्देश्य, श्रवण के उद्देश्य के लिए किम कार्यम सिद्ध्यति, यानी कि कौन सा कार्य सिद्ध होता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या क्या यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। भाषण स्वर्णम, यानी कि भाषण को सुनना, लेखनम यानी कि लिखना, अनुकरणम यानी कि देख करके अनुकरण करना, और श्रुत लेखम। तो इसके बारे में ऑप्शन नंबर 3 परस्परम व्यवहार उद्देश्यम, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और तीनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। पहला दिया गया है, व्याकरण से अध्यापन अधिगम संदर्भे किम कथनम सत्यम, यानी कि व्याकरण के अध्यापन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। पहला दिया गया है, व्याकरण से नियमान अधिगम भाषा अधिगम नास्ति, यानी कि व्याकरण के नियमों का अधिगम भाषा का अधिगम नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि व्याकरण जो बच्चे को बताया जाता है वो उसके संदर्भ में बताया जाता है। संदर्भ यानी कि जो कहानी बच्चे को सुनाया जा रहा है या फिर जो कुछ भी बच्चे को पढ़ाया जा रहा है उसी में व्याकरण बताया जाएगा, अलग से व्याकरण का नियम नहीं बताया जाता है। तो यही बात विकल्प नंबर 1 कह रहा है, तो ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या कहा जा रहा है कि व्याकरण से बहुनी प्रकरणानि ना पाठनीयानि यतः तानि छात्रस्य मस्तिष्के वर्तन्ते केवलम तेषाम प्रेरणम अपृच्छेत। तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए कहा जा रहा है कि प्रथम भाषाया व्याकरणम द्वितीय भाषा व्याकरणे व्यवधान करोति, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज का जो व्याकरण है वो सेकंड लैंग्वेज के व्याकरण में बाधा उत्पन्न करती है। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि अगर आप संस्कृत सीख रहे हैं या फिर अंग्रेजी सीख रहे हैं तो उसमें कठिन वर्ड्स को आप अपनी मदर टंग यानी फर्स्ट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके समझ रहे होते हैं, तो ये आपको हेल्प करता है, ना कि बाधा उत्पन्न करती है। और ये विकल्प कह रहा है कि बाधा उत्पन्न करती है, इस वजह से ये उत्तर हमारा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए केवल पहला और दूसरा विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है प्रथमम द्वितीयम कथनम च सत्यते, विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिकाध्ययनस्य प्रयोजनम अस्ति, यानी कि अधिक अध्ययन का प्रयोजन क्या कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, देखिए आपके सिलेबस में जितना है उसके सिलेबस के बाहर और ज़्यादा अध्ययन करने की बात की जा रही है। तो ये तभी संभव हो सकता है जब बालक उस सब्जेक्ट में या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ में रुचि ले रहा होगा, क्योंकि बालक अपने ही सिलेबस में रुचि नहीं ले रहे होते हैं तो वो सिलेबस के बाहर क्या पढ़ेंगे। यानी कि जो बंदा रुचि लेगा वहीं अधिक अध्ययन करने के लिए, यानी जो सब कुछ जानने के लिए इच्छुक होगा वो अधिक अध्ययन करेगा, और साथ ही साथ जिसको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए मजा आना यानी कि रुचि के सेंस में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है मनोरंजनम सर्व ज्ञानम च, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा संदर्भे, यानी कि भाषा के संदर्भ में सामूहिक परियोजना कार्यम, यानी कि जो ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क होता है वो क्या है। तो ग्रुप में काम करना, जब बच्चे ग्रुप में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है वो उस टॉपिक को भी सीख रहे हैं। मतलब कि मान लीजिए विज्ञान के संदर्भ में कोई ग्रुप प्रोजेक्ट हो रहा है तो विज्ञान के उस टॉपिक को भी सीख रहे हैं, साथ ही साथ जब ग्रुप में काम करेंगे तो वो इंटरैक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे, यानी कि वो पाठ्यक्रम को भी सीख रहे हैं, साथ ही साथ वो बच्चा भाषा को का भी अधिग्रहण कर रहा है क्योंकि वो इंटरैक्शन कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है पाठ्य
क्रमागत अंतर्गतः भाषा अधिगमस्य विधि अस्ति, यानी कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा अधिगम की ये प्रविधि है अगर बच्चे प्रोजेक्ट में काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था पत्राधान मूल्यांकनम अस्ति, यानी कि पोर्टफोलियो असेसमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होता है। तो एक शैक्षिक सत्र में बच्चे के द्वारा जितनी भी अधिगम गतिविधियां की जाएंगी, जितना भी टास्क किया जाएगा, जितना भी ग्रुप में काम किया जाएगा, सब में बच्चा किस तरीके से परफॉर्म किया है, शैक्षणिक प्रगति उसकी कैसी है, प्रत्येक गतिविधि का यहाँ पर रिकॉर्ड रखना ही पोर्टफोलियो असेसमेंट कहलाता है। यानी कि एक अभिलेख तैयार किया जा रहा है प्रत्येक बच्चे का, प्रत्येक गतिविधि में किस हिसाब से उसने परफॉर्मेंस दिया था, और उस अभिलेख के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करना ही पोर्टफोलियो असेसमेंट कहलाता है। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है अध्यापकेन अधिगमस्य उदाहरणम कालांतरेशु। कालांतरेशु यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात की जा रही है, यानी कि एक शैक्षिक सत्र की बात की जा रही है। संग्रहणम छात्र से मूल्यांकनार्थम उपयोगस्य, यानी कि संग्रहणम यानी कि अभिलेख को जो संग्रह किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है, उसके आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करना, इसका उपयोग करना ही पोर्टफोलियो असेसमेंट है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी के साथ प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।